एक और पानी के ग्लास के लिए बोल देना है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ये गुड नाइट कौन कर रहा है? 15 नवंबर 2024 है आज का दिनांक और हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर 7 ऑफ इवोल्यूशन। और आज हमें कंप्लीट करना है बेटा 2 टॉपिक। अगली जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, बट हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, ठीक है ना। सो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड एडेप्टिव रेडिएशन है हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद बेटा 2 टॉपिक्स बचते हैं, एक ही बचता है एक्चुअली, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो कुछ डेटा है एनसीईआरटी में, वो कि इन्वर्टिब्रेट कब आए, एम्फीबियंस कब आए, डायनासोर्स कब थे, और ह्यूमन एवोल्यूशन। ये 2 टॉपिक्स बचेंगे, ठीक है ना। यस, चलिए इसी बात के साथ में बेटा शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ इज दी जोश एवरीवन। और बेटा हम सबसे पहले करेंगे कल की क्लास का क्विक रिवीजन और फिर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। थ्योरी से डरने का नहीं बेटा, थ्योरी को पढ़ने का, थ्योरी से नहीं डरने का, थ्योरी को पढ़ने का, तभी बेटा इवोल्यूशन में सक्सेसफुल होने का, ठीक है ना। तो हमने कल बहुत ही खूबसूरत बेटा टॉपिक्स पढ़े थे कुछ, उसको मैं समाप्ति एक्सप्रेस से रिवाइज कराती हूँ आप लोगों को, क्विक रिवीजन कराती हूँ आप लोगों को। हमने जो टॉपिक्स बेटा कल की क्लास में पढ़े थे वो थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन जो हमने पढ़ा था कि कैसे पता चला कि एवोल्यूशन हुआ है। कल हमने एनालॉगस स्ट्रक्चर से शुरू किया था, बट मैं होमोलॉगी एनालॉगी सारा बता देती हूँ आप लोगों को। तो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमने पढ़ा कि किसी की मॉर्फोलॉजी, आप बेटा रिवाइज करो इस चीज को और इस रिवीजन को यूजफुल बनाओ अपने लिए, ठीक है ना। तो किसी की एनाटॉमी को देख के या मॉर्फोलॉजी को देख के कैसे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है? क्योंकि आपको दिखेगा कि आज के एग्जिस्टिंग कुछ एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पहले के एग्जिस्टिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स या स्ट्रक्चर से सिमिलरिटीज उसमें दिख रही है या डिफरेंसेस उसमें दिख रहे हैं, या स्पीशीज किस तरीके से इवॉल्व हुई है वो भी तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूं तो आपने देखा कि ओरिजिन सेम होने के बावजूद, एंसेस्ट्री सेम होने के बावजूद, एनाटॉमी सेम होने के बावजूद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इवॉल्व हो गए। जैसे 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, वेल एंड चीता, सब में रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, लेकिन सबके फंक्शंस अलग, क्योंकि उनकी हैबिटेट अलग थी, उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी, वो अलग अलग एनवायरमेंट में रह रहे थे। तो सेम ओरिजिन होने के बावजूद वो हमसे बिछड़ गए बेटा, अलग हो गए, फंक्शनली डाइवर्ज हो गए। सो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर आल्सो एन एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैसे होता है, एक कॉमन एंसेस्ट्री से शुरू करके कैसे डाइवर्ज कर जाते हैं बेटा, ठीक है ना, कैसे डाइवर्ज कर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आपने पढ़ा थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रल्स ऑफ कुकुरबिटा। इसके अलावा आपने पढ़ा वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड वर्टिब्रेट्स ब्रेन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। देन एनालोगस स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली अपोजिट थे कि एनाटॉमी अलग थी। आप देखोगे तो भले ही आप देखोगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग अलग प्राणी है, इनकी तो ओरिजिन ही अलग है, एंसेस्ट्री अलग है, पर फिर भी फंक्शन सेम कर रहे हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड नहीं, मैंने कुछ बेटा एग्जाम्पल गलत तो नहीं बताया? थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया, थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा मैंने बताया ना, एक प्रोटेक्शन के काम में आता है, ये मैंने होमोलॉगी में बताया ना तुम्हें। थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा दोनों मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है, ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, बताया ना। और यहां पे आ जाता है स्वीट पोटैटो, पोटैटो दोनों स्टोर्ड फूड हैं, एक मॉडिफाइड शूट है, एक मॉडिफाइड रूट है, ओरिजिन अलग है बट फंक्शन सेम है। और इसके अलावा तुमने पढ़ा आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, दोनों विजन के काम में आ रहे हैं बट ऑफ कोर्स ओरिजिन वाइज अलग है।
और ये दर्शाता है, बताया था ना, हाँ, और ये दर्शाता है बेटा, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स ये दर्शाता है कि अलग ओरिजिन होने के बावजूद भी आपको उनमें फंक्शनल सिमिलैरिटी दिख सकती है, और वो इसीलिए दिख रही है, वो इस तरीके का एवोल्यूशन शो कर रहा है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी होता है कि आपकी एंसेस्ट्री अलग थी, आपकी ओरिजिन अलग थी, आपकी एनाटॉमी अलग थी, फिर भी वो फंक्शनली सेम है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी आपकी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आते हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। बट वेस्टिजियल ऑर्गन्स को देख के भी पता लगाया जाता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो पहले फंक्शनल हुआ करते थे, आज वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरा बताया होगा बायोकेमिकल एविडेंसेस, कि आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स, कुछ जीन्स, डीएनए में भी सिमिलैरिटी दिखती है, और कहीं ना कहीं वो भी बेटा एक तरीके के एवोल्यूशन को ही बता रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, चिंपैंजीज के साथ में हमारी सबसे, आप देखोगे, क्लोजेस्ट हमारा जीन मैच करता है, हमारी एंसेस्ट्री को ही बता रहा है। या आप सारे बेटा वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में कॉमन एंजाइम्स देखेंगे, ये इनकी कॉमन ओरिजिन को बता रहा है। ट्रिप्सिन एंजाइम मैंने आपको बताया था। दीज आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल एविडेंसेस। फिर मैंने आपसे कहा बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान देना, मैं रिवाइज करा रही हूं, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, बायोजेनेटिक लॉ दिया था, रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी, या ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी के बारे में बताया था। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, रिकैपिचुलेट्स का मतलब होता है रिपीट्स, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को वो रिपीट करता है। वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, वो अपनी बेटा फैमिली ट्री को रिपीट करता है, अपनी एंसेस्ट्रल कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो से कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा, उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स कहते हैं, हमारे पास तो थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, कि अगर आप वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को देखो, एक फिश का एम्ब्रियो, एक एम्फीबियन का एम्ब्रियो, एक रेप्टाइल का एम्ब्रियो, और एक बर्ड का एम्ब्रियो, और एक मैमल का एम्ब्रियो, तो पहली बात तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज देख के बता भी नहीं सकते कि ये आगे जाके मैमल बनेगा, ये आगे जाके फिश बनेगा, ये आगे जाके एम्फीबियन बनेगा। इतनी सिमिलैरिटीज आपको दिखती है। और उसने ये भी कहा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, और आगे जाके ये एडल्ट में कुछ ऑर्गेनिजम्स में जाके एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंस था, एडल्ट में जाके बेटा ह्यूमंस में कहां दिखते हैं आपको, है ना। लेकिन एक बात जिसको बेटा कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने डिस्प्रूव कर दी थी, वो बात ये थी कि यहां तक सिमिलैरिटी है वो तो सही है, चलो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिलती है, बट ये बात बोलना गलत है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स resemble the adult stages of their ancestor। कि अगर मैं एक मैमल के एम्ब्रियो को देखूंगी तो वो फिश के एडल्ट जैसा दिखेगा, फिर वो आगे जाके एम्फीबियन के भी एडल्ट जैसा दिखेगा, फिर वो आगे जाके रेप्टाइल के भी एडल्ट जैसा दिखेगा। एम्ब्रियोज कभी किसी और के एडल्ट स्टेज से पास नहीं होते। ये वाली बात गलत थी, पूरा थ्योरी गलत नहीं था, बट एनसीईआरटी को ही फॉलो करो कि दे रिजेक्टेड दी बायोजेनेटिक लॉ, या ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ एनी अदर एनिमल्स। एम्ब्रियोज में सिमिलैरिटी है, लेकिन कोई भी जैसे मैमल का एम्ब्रियो है तो वो फिश के एडल्ट जैसा, या एम्फीबियन के एडल्ट जैसा, या रेप्टाइल के एडल्ट जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए बेटा। नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज, ये बोलना है, एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज, दिस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। और एम्ब्रियोज में सिमिलैरिटी ये बताता है बेटा हमारी एंसेस्ट्री कहीं पानी से ही रही होगी, कि मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी था, फिर एम्फीबियंस आ गए, फिर रेप्टिलियंस आ गए, फिर एव्स और मैमल्स आ गए, एंसेस्ट्री। लेकिन सबसे बेस्ट एविडेंस अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या है इवोल्यूशन का, दैट इज फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी, एंड फॉसिल्स आर बेटा द एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड और देयर स्पेसिफिक पार्ट प्रिजर्व्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें इन्हीं फॉसिल से पता चला। एक्सक्रीटा भी प्रिजर्व हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज भी कई बार प्रिजर्व हो जाते हैं, हार्ड पार्ट्स भी प्रिजर्व हो जाते हैं, फुटप्रिंट्स भी प्रिजर्व हो जाते हैं। दिस इज फॉसिल। फॉसिल्स यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स में दिखते हैं, जो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो के सेडिमेंट बाय सेडिमेंट बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करती है। और हर एक, अगर अर्थ के क्रस्ट को तुम देखो, क्रॉस सेक्शन देखो, जैसे एनसीईआरटी कहती है, अर्थ के क्रॉस सेक्शन को, क्रस्ट को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें हर एक सेडिमेंट में तुम्हें
जो भी फॉसिल्स मिल रहे हैं डेफिनेटली वो उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे होंगे या उस टाइम पीरियड में मरे हुए होंगे, तभी आपको उस लेयर में वो फॉसिल डिपॉजिटेड दिख रहा है। जो भी फॉसिल तुम्हें किसी पर्टिकुलर सेडिमेंट में दिखा वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस टाइम पीरियड में वो फॉसिल मर गया होगा, तभी बेटा वो उस सेडिमेंट में डिपॉजिट हो गया। तो तुम लेयर बाय लेयर, इनफैक्ट सेडिमेंट्स की स्टडी करने पर तुम एज भी बता सकते हो, लेकिन उतनी एक्यूरेट एज तुम्हें नहीं मिलेगी, जिसे रिलेटिव बेटा डेटिंग कहा जाता है। रिलेटिव डेटिंग का मतलब होता है जब हम सेडिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हमें जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल मिलता है वो सबसे डीप लेयर में मिलता है, और जो सबसे नया फॉसिल होगा वो सुपरफिशियल लेयर में होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें रेडियो एक्टिव डेटिंग करनी पड़ती है, कार्बन डेटिंग कर लो, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड कर लो, जिससे आपको एग्जैक्ट एज का पता लग सकता है फॉसिल का। दिस इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर आपने एक और पढ़ा आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज अ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हम आज के डेट में एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बेटा कितनी सारी चीजों के लिए हमने आज के डेट में कितनी सारे प्लांट्स और कितने सारे एनिमल्स ब्रीडिंग करा दी है, कितने सारे नए नए बेटा आपने स्पीशीज बना दिए जो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो हम कह रहे हैं कि यार जब हम कुछ चंद सालों में इस तरीके की ब्रीडिंग कर सकते हैं तो नेचर ने तो डेफिनेटली ऐसा किया होगा कि जिससे आपको आज के डेट में इतने डिफरेंट प्रकार की स्पीशीज नजर आती है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो गया होगा मिलियन ऑफ ईयर्स। यस गुनगुन बिल्कुल सही। इफ मैन कुड देन व्हाई नॉट नेचर। एग्जैक्टली। रिवीजन हो गया बेटा पिछली क्लास का। यस अब बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है ना, ये आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है देख के लगेगा अरे यार मैम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स आ गई, बट ये बेटा तुम्हारे लेवल की है, यू नो तुम्हारे लेवल वाली मैथमेटिक्स है। इसमें से बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आए तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से। तो हार्डी और विनबर्ग थे जिन्होंने मिलकर ये इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हेडिंग डालते हैं HW, इसे हार्डी विनबर्ग जिन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या HW प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसमें से कैसे कैसे सवाल आते हैं डेफिनेट, अभी मैं आपको पहले पढ़ा देती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं कैसे सवाल आते हैं। वेरी वेरी इजी। और जेनेटिक्स पढ़ चुके हो तो तुम्हारे लिए तो बेटा इजी ही होगा, है ना। ठीक है ना। देखो अब, हाँ सुनो अब मेरे प्यारे प्यारे जगसे न्यारे बच्चों, तो यहां पे हम बात करते हैं अलील्स की, यहां हम बात करते हैं बेटा जीन्स की, यहां हम बात करते हैं जीन पूल की। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे जीन्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? जीन्स की। बैग के अंदर ये पानी गिर गया। ये ओम सर और फैजल सर ने मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया है क्या? और जिसकी वजह से बेटा मेरे यहाँ टेबल पे पानी गिर गया है, मेरे हाथ में बेटा चोट लगने वाली थी। फैजल सर और ओम सर के पास अभी कोई बोल, फैजल सर के पास तो भर भर के, फैजल सर सुबह से लेके फैजल सर रात के 12 बजे ऑफिस से जाते हैं। फैजल सर जितना डेडिकेटेड। फैजल सर कहाँ चले गए सर आप? फैजल सर आइए, मंजिल बैच ले रहा हूँ मैं। ये बच्चों को 8.5 घंटे पढ़ाया सर। क्या हुआ? लक्ष्य के बच्चे हैं सर, आपसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्य वालों को तो वो भी बात बताएंगे। सर कह रहे हैं कि सर सर ने सोचा इससे पहले कि मैम कुछ बोल दें उल्टा पुल्टा, उससे पहले सर ने कहा कि मैं अपनी सफाई में आप लोगों को हाई करके चला जाता हूँ। इससे सर ये बताना चाहते हैं कि सर नीट के बच्चे मुझे नहीं पहचानते। हो कहते हैं मैं नीट के बच्चों से बात नहीं करता। मैम गलत बोल रही है मैम, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ नीट के बच्चे मुझे कम जानते होंगे, इसलिए कोई फायदा नहीं है। बस ऑल द बेस्ट। सर आपको कौन नहीं जानता? द GOAT। और यहाँ ओम सर जो थोड़ा अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 12th बोर्ड जल्द ही लेकर आ रहे हैं
हम आपके लिए, गलती से आपका पानी गिर गया और ये हमारा प्रमोशन धीरे धीरे हो जाएगा। अरे वाह, तो ये बोर्ड्स की किताब सर कहेंगे, सर ये कहेंगे सर प्रमोशन, प्रमोशन नहीं दादा, बताना है, और बताना है अभी आगे बताएंगे, अभी आया नहीं है। इन फ्यूचर जल्द ही जल्द 3 दिन में दिखाई देगा, सुनाई देगा आपको, आपके कानों तक। ये आपकी जो सुंदरी मैम है वही बताएंगी बैच में आकर के। क्यों मैम? सुंदरी मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। ये भी सपोला है क्या कि अर्जुना वाले के हो? सारे सपोला हैं। अच्छा ये सारे, अरे आप लोग तो सपोला हैं, धीरे धीरे ग्रो होइए, कोबरा बनिए, आगे बढ़िए, जरूरी है आपका। नहीं तो वो खाली बार जीवन में एक ही लाइन तुम्हें याद रहेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बाकी तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। चलो कोबरा बनिए। बहुत 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 इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आके जो अपना प्रमोशन करके चले गए हो ना। नहीं बेटा, एक सर बहुत बढ़िया, इस किताब के बारे में मैं बताऊंगी, बहुत अच्छी किताब है और आप ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, लेकिन इसका अनाउंसमेंट होगी जब सर बताएंगे कि किताब कब आ रही है, तब बताया जाएगा आपको इस किताब के बारे में, ठीक है ना। चलो बाय। अब सुनो यार, सुनो इधर, अब पढ़ते हैं बेटा, वापस आओ यार। कोई ना कोई बेटा क्लासेस में आजकल हमारे बेटा जैसे ही सेशन खत्म होने वाला है तो लोग आ रहे हैं बेटा, है ना। हाँ चलिए, यस एवरीवन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलील की बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं अलील की। तो अलील को हम कैसे बेटा डिफाइन कर सकते हैं। अब तो बेटा तुम एकदम बेटा वो क्या बोलते हैं, इस पे तुम एकदम तुम्हारा पकड़ होगी जेनेटिक्स पे। तो बताइए अलील क्या होता है। कह सकते हैं अलील को अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, कह सकते हैं। हाँ चलो चलो वापस आओ वापस आओ। हाँ अलील को मैं कह सकती हूँ बेटा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, कह सकती हूँ बेटा। वैसे ही तुम्हारी कमजोर है मैथमेटिक्स, अब कमेंट में ज्यादा बेटा तुम उछलोगे तो ये इजी वाली मैथमेटिक्स में भी अंडा आ जाएगा ना। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कह सकती हूँ बेटा अलील्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अच्छा फिर तुम बेटा फिनोटाइप पढ़ते हो, फिर तुम जीनोटाइप पढ़ते हो ना, तो हम इसके रेफरेंस में भी बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है। देखो एक अलील की बात मैंने की कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है ना। फिर मैं बात करती हूँ, एक होता है बेटा जीन पूल। जीन पूल जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं ना कि एक पूल होता है। जब आपको याद है, जब बायोमॉलिक्यूल्स में हमें पता करना था कि सेल्स के अंदर बेटा कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम करते थे वो मोटर और पेसल से बेटा पेस्ट बनाते थे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में। तो हमें एक एसिड सॉल्यूबल पूल मिलता था, एक एसिड इन सॉल्यूबल पूल मिलता था। पूल का मतलब होता है सम टोटल, यहां पे ये इसका मतलब यहां पे था सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स इन अ पॉपुलेशन, ऑल जीन इन अ पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज जीन पूल। समझे कि नहीं? हाँ यस हाँ स्टार्टिंग में ये एक्सपेरिमेंट था मैम, हाँ याद है ना तुम लोगों को। जब रिवीजन करेंगे तो बेटा तब तो करेंगे ही करेंगे, है ना। अच्छा उसके बाद बेटा हम अगर बात करें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, क्योंकि तुमसे डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे बेटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, आखिर कहना क्या चाहता है ये प्रिंसिपल। पहले मैं प्रिंसिपल के बारे में क्या बोलते हैं लिख देती हूं डेफिनेशन, फिर आपको समझाती हूं। प्रिंसिपल कहता है इन अ लार्ज, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आया हुआ है इस साल आया था शायद, हार्डी विनबर्ग के डेफिनेशन से ही शायद क्वेश्चन आया था 2024 में या तो 2023 में। इन अ लार्ज randomly mating in a large randomly mating population, in a large randomly mating population, allelic frequency remain constant generation after generation
आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बट कंडीशन क्या है? इफ the population is free from evolutionary forces like gene migration, genetic recombination, genetic drift या gene mutation, genetic drift and number 5 natural selection। बेटा 2 लाइन की मतलब डेफिनेशन है, बट ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, फिर ये अलील और जीन पूल क्यों बताया ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है ना। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, शर्त ये है पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्ज, पॉपुलेशन होनी चाहिए रैंडमली मेटिंग, मतलब मेटिंग करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छे ट्रेड्स होंगे, डोमिनेंट होगा, फलाना होगा, डिमकाना होगा तो उसी के साथ मेटिंग करी जाएगी, नहीं। मेटिंग कैसी है बेटा, रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है, एक ऐसी पॉपुलेशन जो लार्ज है और रैंडमली मेटिंग है। इनमें इसने कहा कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी, अगर कोई भी पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो उस लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अभी मैं समझाती हूं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन शर्त उन्होंने कहा उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम नहीं करने चाहिए, उसमें ना कोई जेनेटिक माइग्रेशन हो, ना उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, ना उसमें नेचुरल सिलेक्शन हो, ना उसमें म्यूटेशंस हो, ना उसमें कोई ड्रिफ्ट हो। अब इसमें से बेटा कुछ चीजें तो तुम्हें पता है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा है, म्यूटेशन का एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ, वो मैं पढ़ाऊंगी। रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी तुम जानते हो कि क्रॉसिंग ओवर होती है गैमीट फॉर्मेशन में। जीन माइग्रेशन थोड़ा बहुत जानते हो, बट इसमें से मुझे ये वाली चीज, म्यूटेशन वाली चीज, ड्रिफ्ट वाली चीज तुम्हें अभी बतानी है कि होता क्या है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक बारी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन अब समझना बेटा क्या कहा मैंने नहीं, हार्डी-विनबर्ग ने क्या कहा। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि एक पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को तब फॉलो करती है जब वो लार्ज है, रैंडमली मीटिंग है, उसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर मैं किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी को चेक करूं, जो फर्स्ट जनरेशन में वो फ्रीक्वेंसी थी, और होती क्या ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी अभी मैं समझाऊंगी, पेशेंस है ना, वो आज भी वैसी है, 10 जनरेशन के बाद भी वैसी ही होगी। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या ऐसा बेटा पॉसिबल है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब है P + Q = इक्वल। अभी मैथमेटिकल इक्वेशन में अभी आपको बताऊंगी। आप मुझे बताओ बेटा, क्या नेचर में, और इसने बोल तो दिया कि फ्री फ्रॉम इवोल्यूशनरी फोर्सेस, अगर कोई भी, आप मुझे एक बारी पॉपुलेशन बताओ, अगर कोई भी पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करती है या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम मतलब जहां जनरेशन आफ्टर जनरेशन P + Q = 1, P + Q = 1 क्या होता है मैं अभी बताऊंगी। लेकिन आप बताओ मुझे बेटा, अगर कोई भी पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है तो क्या उसमें कोई इवोल्यूशन हो रहा है? क्या वो इवॉल्व कर रही है? क्या उसमें इवोल्यूशन हो रहा है? आंसर है नो, क्योंकि आपने खुद ही तो कहा कि वो इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होगा जब उसमें ये वाले फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तब जाके बेटा वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी। और अगर ये चीज पॉपुलेशन में होगी ही नहीं तो इवोल्यूशन कैसे होगा, है ना? तो इवोल्यूशन कैसे होगा, पहले आप मुझे बताओ। यहां तक आप समझे? मैं धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूं, मैं आपको समझाऊंगी अभी अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा एक थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी जल्दी। ये तुम्हें सिर्फ ये बता सकती है कि किसी मतलब तुम हार्डी विनबर्ग के मदद से ये बता सकते हो कि पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, ऑपरेट कर रही है कोई भी फोर्सेस या नहीं कर रही है। ठीक है ना? यस, क्लियर। अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूं, ठीक है ना, इनका क्या तात्पर्य था। तो ये कहते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात देखो, पहले लिखो और फिर मैं आपको समझाऊंगी। जैसे बेटा मैं लिखना है ये सारा, जैसे एक मैं अलील्स की बात कर रही हूं तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन मैं कह रही हूं, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। कह सकती हूँ बेटा, मैं ये कह सकती हूं ना हाइपोथेटिकली कि ये मेरा डोमिनेंट अलील है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बेटा मैं डिफरेंट जीनोटाइप्स बना सकती हूँ। जेनेटिक्स पढ़ चुके हो बेटा, बताओ मुझे ये बात। मैं इसे कह रही हूं ये एक डोमिनेंट अलील है और मैं इसे कह रही हूं बेटा ये क्या है, एक रिसेसिव अलील कह सकती हूं। और बेटा इन्हीं से तो बेटा मैं डिफरेंट जीनोटाइप्स को बना सकती हूं। बोलो हाँ या ना बेटा, हाँ या ना बेटा, मैं बना सकती हूं कि नहीं? मैं कैपिटल ए वाला जीन बना सकती हूं, मैं बेटा एक ऐसा जीनोटाइप बना सकती हूं जहां कैपिटल ए स्मॉल ए है, मैं एक ऐसा जीनोटाइप बना सकती हूं बेटा जहां स्मॉल ए है। यस और नो, यस और नो। ये अलील्स हैं, ये इनके जीनोटाइप्स हैं। ये जीनोटाइप है जहां मैं बोल रही हूं कि ये, अभी मैं आपको बताती हूं कि इनको लिखना कैसे। जैसे ये होमोजाइगस सेम, मतलब होमो का मतलब सिमिलर, कैपिटल है ए है तो कैपिटल ए है। होमोजाइगस डोमिनेंट में कह सकती हूं बेटा, मुझे यस या नो बताना, तुम ऑलरेडी जेनेटिक्स पढ़ चुके हो। मैं इसको क्या बोल सकती हूँ बेटा, हेट्रोजाइगोट्स बोल सकती हूं। और मैं इन्हें क्या बोल सकती हूं बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव। ये सारे जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या ये सारे जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना, कह सकते हैं ना बेटा। ऑल दीज आर बेटा रिप्रेजेंटिंग जीनोटाइप। एक अलील मैंने तुम्हें बताया और एक मैंने तुम्हें जीनोटाइप बताया, ये सारे जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉपुलेशन में, राइट? अब बेटा अगला ध्यान से समझो, इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। इन्होंने हार्डी विनबर्ग गेव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल। बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्होंने एक दिया जिसके अनुसार, अभी हम पढ़ेंगे, हार्डी विनबर्ग ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया ऊपर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना? क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्होंने दिया? इन्होंने कहा, इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। और अगर ऐसा होता है तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, जिसे इन्होंने कहा पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब मैं समझाती हूं P क्या है, Q क्या है, ये मैं अभी आपको समझाती हूं। क्या कहा इन्होंने ऊपर जो बोला ना, लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, इन्होंने बोला अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला इसका मतलब P प्लस Q का मतलब होता है इक्वल टू 1। पर P क्या है, पर Q क्या है और P क्या है? अब समझो P क्या है, Q क्या है। इन्होंने कहा P रिप्रेजेंट स्मॉल p है और स्मॉल q है। इन्होंने बोला स्मॉल p फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, और मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके आपको समझा भी दूंगी इसे अभी, ठीक है। Q को इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? क्या थोड़ी सी मैथमेटिक्स याद है 10वीं क्लास की? हाँ, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। हाँ, अभी सुनो, थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी याद है बेटा? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? अब मैं आपको समझाती हूं कि यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि अच्छा P का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो थोड़ा सा बेसिक्स को समझाती हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा बेसिक्स में तुम्हें समझाती हूं। मान लो एक पॉपुलेशन है माइस की, मान लो एक पॉपुलेशन है किसकी? माइस की पॉपुलेशन है, मान लो हाइपोथेटिकल। मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ अकरेंस, करेक्ट, रेट ऑफ अकरेंस 1 by टोटल। अच्छा देखो, अभी मैं 1 by टाइम पीरियड, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, समझाती हूँ। देखो इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाती हूँ कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। यहाँ जैसे माइस है ना बेटा, और टोटल बेटा इस पॉपुलेशन में ना कितने माइस है? 200 माइस है। कितने माइस है इस पॉपुलेशन में? 200 माइस है। मैं कह रही हूं इसमें कुछ व्हाइट फर वाले माइस है, मान लो व्हाइट हेयर वाले, ये कितने हैं बेटा? 120। और मैं कह रही हूं कि इसमें कुछ ब्लैक हेयर वाले माइस है, ये कितने हैं? 80। अब मेरे को इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। व्हाइट हेयर वाली की फ्रीक्वेंसी बताओ और ब्लैक हेयर वाली की फ्रीक्वेंसी बताओ। यहां पे पॉपुलेशन के टर्म्स में हमें बात करना है। तो मैं कैसे फ्रीक्वेंसी निकालूंगी बेटा? अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी व्हाइट हेयर वाले की, जो भी इसका जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं व्हाइट हेयर वाले की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हूं तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ 120/200। और अगर मैं बेटा फ्रीक्वेंसी इसकी निकालू ब्लैक वाले की, पॉपुलेशन में क्या फ्रीक्वेंसी है, तो मैं 80/200 कर सकती हूं बेटा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। परसेंटेज भी निकाल सकते हो, या तो तुम बोल दो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.6, या फिर कह लो 60%, और यहां पे कह लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4 या फिर 40%। मानते हो कि नहीं इस बात को? बोलो हाँ या ना। किसी भी इंडिविजुअल की तुम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हो? उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। मानते हो कि नहीं? अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसी पॉपुलेशन को देखूं बेटा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो मुझे हमेशा बेटा व्हाइट हेयर वाले ऐसे ही 0.6 वाली फ्रीक्वेंसी दिखेगी, और मुझे ब्लैक हेयर वाले हमेशा 0.4 वाली फ्रीक्वेंसी दिखेगी। प्रैक्टिकली अगर मैं जैसे मॉथ वाला एग्जांपल लूं, एक बार आप देखोगे ब्लैक मॉथ ज्यादा थी, एक बार तुम देखोगे व्हाइट मॉथ ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा तो ये फ्रीक्वेंसी हमेशा बदलेगी। लेकिन हम तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां कोई इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ना वहां म्यूटेशन हो रही है, ना वहां ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट क्या होता है मैं बताऊंगी अभी, ना वहां नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ना कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला जब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता ना बेटा, कोई इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं करते, तो आप उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में अगर तुम अलील्स को चेक करो तो उनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। अगर पहले डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 थी मान लो, और रिसेसिव की 0.4 थी, तो वो हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी। एंड इन्होंने कहा ऑलवेज P + Q = 1। अब मैं आपको समझाती हूं, पहले मुझे मतलब यहां तक तुम्हें बेटा ये बेसिक समझ में आए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो मैंने बेसिक्स का इस्तेमाल किया ये तुम्हें समझ में आया। अब मैं तुम्हें ये समझाती हूं, ये जो बोला है अब तुम्हें वैसे समझ में आएगा। स्मॉल p का मतलब इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि पता है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। डोमिनेंट अलील ये है, तो F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, A का मतलब डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, Q का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a। और इन्होंने बोला अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कोई भी पॉपुलेशन फॉलो करता है तो P और Q का समेशन हमेशा 1 होना चाहिए। P + Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है ना, आगे करें। अब जैसे तुमने अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाला है, हम पढ़ते हैं फॉर्मूला P + Q अगर 1 है तो P + Q का होल स्क्वायर भी तो 1 ही होगा ना बेटा। आप मुझे बताओ अगर P + Q की वैल्यू 1 है
तो P प्लस Q का होल स्क्वायर भी 1 होगा ना, होगा या नहीं बताओ। आप बेटा इसकी मदद से पता लगा सकते हो कि किस हद तक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो किस एक्सटेंट तक इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। देखो अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 तो हम ये कह सकते हैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 1। ये तो पढ़ते हो ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्यू स्क्वायर। यानी कि मैम हम ये कह सकते हैं कि यहाँ P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आपसे सवाल पूछते हैं कि P क्या रिप्रेजेंट करता है, Q क्या रिप्रेजेंट करता है, P स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, 2PQ क्या रिप्रेजेंट करता है और Q स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हर एक चीज आपसे पूछेंगे, ईच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो स्मॉल p ने क्या रिप्रेजेंट किया था, अलीलिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया था कि डोमिनेंट अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो है स्मॉल p। P स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि बेटा मैं कह सकती हूं, अभी तो मैंने तुम्हें जीनोटाइप समझाया था ना, तो मैं कह सकती हूं दिस मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। होमोजाइगस डोमिनेंट क्या था, पीछे की स्लाइड में देखो, नोटबुक में देखो। वैसे ही क्या मैं क्यू स्क्वायर के लिए कह सकती हूं, दिस इज द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ, अलीलिक फ्रीक्वेंसी नहीं है अभी है, दिस इज जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कह सकते हैं, ये होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए कह सकती हूं मैं, नहीं, यही बेटा गलत है। अगर आपने ये कह दिया ना कि PQ रिप्रेजेंट्स हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, जिसने भी अपना नाम ऑल इंडिया रैंक 1 रखा है और गलत आंसर दिया है, PQ रिप्रेजेंट नहीं करता है, 2PQ रिप्रेजेंट करता है, और यही आप गलती करते हो। PQ रिप्रेजेंट नहीं करता, 2PQ रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। कभी नहीं बोलोगे कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगस की PQ है, 2PQ है, ना कि हाँ नाम रख रखा है ऑल इंडिया 1। हाँ सॉरी मैम वो 2 नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाया, 0 आ जाएगा ना, अंडा नंबर आ जाएगा। इसमें से सवाल कितनी इजी आपसे पूछते हैं मैं बता देती हूं आप लोगों को, इससे पहले कि आप घबरा जाओ, पैनिक हो जाओ, पसर जाओ, बेटा फैल जाओ, रोने लग जाओ, पीटने लग जाओ, गाने लग जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का या इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्या है। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। उसमें इन्होंने बोला क्या कि आप उसमें अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेक करोगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। और अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब इन्होंने बताया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। शर्त यह है कि उसमें कोई इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन में जीन माइग्रेटिंग इज ऑपरेटिंग इन अ पॉपुलेशन, विल द पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, नो। Natural selection is operating in a population, will the population exist in Hardy Weinberg equilibrium, no. Migration occurring in a population, will it occur in Hardy Weinberg equilibrium, no. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपसे पूछेंगे what is the meaning of P, what is the meaning of Q। P plus Q is equal to 1 का मतलब है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, P plus Q not equal to 1 मतलब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। किसी भी पॉपुलेशन में तुम ये निकाल के देख सकते हो इवोल्यूशनरी फोर्स काम किए हैं उसके ऊपर या नहीं किए हैं उसके ऊपर। अगर नहीं किए हैं उसके ऊपर तो P प्लस क्यू हमेशा 1 आएगा।
और अगर किए हैं तो p प्लस क्यू कभी भी 1 नहीं आएगा। फिर तुमसे पूछेंगे p स्क्वायर क्या, 2pq क्या और q स्क्वायर क्या, और फिर तुमसे बेटा निकालने के लिए भी देते हैं, p की वैल्यू दे देते हैं और फिर तुम्हें 2pq निकालने के लिए दे देंगे, निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेटा p की वैल्यू तुम्हें दे दूं, क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अगर लेट सपोज बेटा p की वैल्यू तुम्हें दे दें 0.4 और तुम्हें बोल दिया जाए कि 2pq की वैल्यू निकालो, तो निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि तुमसे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ठीक है ना। यस देखो देखो अगर p की वैल्यू 0.4 है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि q की वैल्यू हो गई मैम 0.6 और यानी कि 2pq की वैल्यू हो गई 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। क्या दिक्कत है बताओ, 0.48 आ जाएगा। यस इजी इजी। अब इसमें से कुछ कुछ इवोल्यूशनरी फोर्सेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी करो, एक ये वाला क्वेश्चन भी करो, नोट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, बस सॉल्व कर लो, ठीक है ना। फिर इवोल्यूशनरी फोर्सेस को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अ जीन लोकस हैज 2 allele कैपिटल A एंड स्मॉल a इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट allele इज 0.4। अरे यही तो अभी मैंने कराया, यही तो मैंने अभी कराया, वेरी इजी। एक्चुअल में वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 5-6 साल 10 साल के भी क्वेश्चंस देखोगे तो हार्डी विनबर्ग का लेवल यही है बेटा, यही लेवल है क्वेश्चंस का। या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे देंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल देंगे तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल देके तुम फ्रीक्वेंसी वैसे भी निकाल सकते हो। अगर 120 इंडिविजुअल्स हैं एक पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर के और टोटल 200 इंडिविजुअल दिए हुए हैं तो डिवाइड करके तुम वैसे भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब ये बेटा ए कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यानी कि पी की वैल्यू दी है 0.4 जो अभी पढ़ाया बेटा, है ना, तो क्यू की वैल्यू हो गई 0.6, है ना, 2pq की वैल्यू आ गई बेटा 0.48, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.16 एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.36, ठीक है, इजी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, है ना। सो अब मैं यहां पे लिख भी देती हूं, इफ evolutionary forces did operate in a population that means beta p plus q not equal to 1, ठीक है ना, इजी पीजी। अब बेटा एक तो बहुत गर्म कर दिया इन लोगों ने यार। अब हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। आधे फैक्टर्स तुम्हें पता है और कुछ फैक्टर्स बेटा अभी मैं तुम्हें समझा दूंगी, थोड़ा ठंडा कर देना। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता है बेटा। अच्छा तुमने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं पढ़ा 11वीं कक्षा में जिसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, एक ऐसा फॉसिल जिसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, जो कई सालों पहले जैसा था आज भी वैसा ही है? नहीं पढ़ा तुमने ऐसा कोई एग्जाम्पल? लिविंग फॉसिल नंबर 1 में इसमें बताने जा रही हूं, को किस कैसे भी तुम सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। जीन माइग्रेशन, लेम्यूलस के बारे में पढ़ा था तुमने, किंग क्रैब, लेम्यूलस, यस दैट्स अ एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। नो इवोल्यूशन, नो चेंजेस, जैसे कई साल पहले थी वैसे ही सेम है। चलो जीन माइग्रेशन बेटा काफी आसान, मतलब ये कह रहे हैं ये सारे फैक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा कि अगर किसी पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का माइग्रेशन हो रही है, जीन की मूवमेंट हो रही है, तो वो पॉपुलेशन में p प्लस क्यू इक्वल टू 1 नहीं होगा, है ना। अब बहुत ही इजी है बेटा, एक डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है,
इस पॉपुलेशन में काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं बेटा, पहले इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी रही होगी, मान लो, है ना, कुछ ऐसी रही होगी इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब बेटा क्या हो रहा है ना, इसमें मूवमेंट हो रही है, जीन माइग्रेट कर रहे हैं। जीन कैसे माइग्रेट करते हैं? जीन्स किसके अंदर है? जीन इंडिविजुअल्स के अंदर है, जीन इंडिविजुअल के अंदर है। इंडिविजुअल मूव कर जाएगा तो जीन मूव कर गई ना बेटा, इंडिविजुअल मूव कर रहे हैं, जीन मूव कर रहे का मतलब ये है इंडिविजुअल्स मूव कर रहे हैं पॉपुलेशन में से। तो ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है या नहीं? ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब इसमें से मैं कह रही हूं कि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट दो प्रकार की हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है, और ये मूवमेंट बेटा इस पॉपुलेशन के अंदर की तरफ भी हो सकती है। मतलब कोई नए इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं या इंडिविजुअल्स इनको छोड़ के जा रहे हैं। मान लो कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स इनको छोड़ के चले गए, कुछ इंडिविजुअल्स इनको छोड़ के चले गए, तो क्या लगता है तुम्हें बेटा, क्या इनकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। आपकी जो इंडिविजुअल पहले जीन पूल था, अब तुमने उसको छेड़ दिया ना, अब तुमने उसे छेड़ दिया, इंडिविजुअल्स बेटा मूव करके दूसरी जगह चले गए, एग्जिट कर गए। इस तरीके की मूवमेंट को बोलते हैं एमिग्रेशन। ई का मतलब एग्जिट मान लो, ई से एग्जिट कर लो, मतलब इंडिविजुअल्स एग्जिट फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स बेटा, अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल मूव कर जाएंगे तो बेटा इसकी जीन पूल अफेक्ट हो जाएगी, P+Q1 नहीं रहेगा। और सिमिलरली बेटा अगर तुम देखोगे इमिग्रेशन हो रहा है ना, अगर इंडिविजुअल्स इसमें ऐड हो जाएं तो भी इसका जीन पूल डैमेज क्या अफेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इमिग्रेशन मतलब मूविंग इनटू पॉपुलेशन। ये दोनों बेटा माइग्रेशन ही है, ये दोनों ही माइग्रेशन है, चाहे मूवमेंट अंदर की तरफ हो। मान लो नए इंडिविजुअल्स आ गए बेटा, अभी तक तुम्हारे पास पीले रंग के इंडिविजुअल नहीं थे, अब तुम्हें पीले इंडिविजुअल भी दिखने लग गए। ऑफ कोर्स इसका जीन पूल चेंज होगा, ऑफ कोर्स इसका जीन पूल चेंज होगा, राइट? समझ गए? सो चाहे एग्जिट हो रही हो, चाहे बेटा एंट्री हो रही हो, किसी भी प्रकार से जीन पूल चेंज हो जाएगा। तभी तो हम बोलते हैं इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइग्रेशन। एनसीईआरटी ने एक जीन फ्लो करके भी वर्ड दिया होगा, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन एक्चुअल में सेम है। अगर किसी भी पॉपुलेशन में मल्टीपल टाइम जीन माइग्रेशन हो जाए ना तो उसे जीन फ्लो कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। जीन फ्लो का मतलब अगर मल्टीपल टाइम माइग्रेशन हो गई, अगर मल्टीपल टाइम माइग्रेशन हो गई किसी पॉपुलेशन में, तो मल्टीपल माइग्रेशंस को ही जीन फ्लो कहा जाता है। इफ multiple migrations occur in a population, ठीक है ना? तो एक जीन माइग्रेशन तुमने पढ़ा नहीं था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। देखो यार, जो दूसरा फैक्टर है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो उसकी कहानी को तुम्हें डिटेल में करना नहीं है, यहां पूरा लिखना नहीं है। हमें ऑलरेडी पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशंस आएंगी, और हमें वेरिएशन नहीं चाहिए, हमें तो सेम चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड दिस कैन रिजल्ट इनटू बेटा डिस्टर्ब और चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, राइट? कह सकते हैं ना बेटा ऐसा? तो हम लिख देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, ये ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन गैमीट फॉर्मेशन, इसी को आप बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दैट्स इट, इससे ज्यादा तुम्हें लिखना भी नहीं है, इससे तुम्हें लिखना भी नहीं है ज्यादा, ठीक है ना? हाँ, डिटेल में तुमने पूरा पढ़ा हुआ है। तो जीन माइग्रेशन होगी या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तीसरा म्यूटेशंस, ऑफ कोर्स म्यूटेशन होगी तो जीन पूल
चेंज होगा। और इसके लिए ना बेटा एनसीईआरटी ने एक लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट, जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, अभी देखो तुमने वैसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, अभी मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि म्यूटेशन से भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज, एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एनसीईआरटी ने लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो उसको एक बारी जरा बेटा हम करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन, हमें कुछ नहीं लिखना है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो अफेक्ट करता है, तुम्हें पता है कैसे अफेक्ट करता है। एक टाइम व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा दिख रही थी, एक टाइम डार्क विंग मॉथ ज्यादा दिखती है, तो चेंज होता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट एक है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है ना। हाँ, तो नंबर 3 फैक्टर बेटा, नंबर 3 फैक्टर म्यूटेशंस। कैसे म्यूटेशंस अफेक्ट द जीन पूल, इसको करेंगे, समझेंगे बाय लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो क्या है ये लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट? इन्होंने कहा कुछ हमारे पास एक मास्टर प्लेट है जिसमें हमारे पास एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनी है, हमने इसको एक मीडियम में रखा हुआ है, और ये अभी जो फर्स्ट जनरेशन है वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव जनरेशन है, मान लो, ठीक है ना। मैं क्या कह रही हूं, ये हमारी कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट में बेटा हमने कुछ बैक्टीरिया रखे हुए हैं जो क्या है, फिलहाल एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, मतलब एंटीबायोटिक इनको दे दोगे तो ये मर जाएंगे, अभी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, अभी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रही है बेटा, ये कॉलोनीज को मैंने क्या किया, कई जनरेशन तक डिवाइड करने दिया। मैंने क्या कहा, कॉलोनीज को डिवाइड करने दिया, डिवाइड्स फॉर मेनी जनरेशंस। क्या किया इसने, बहुत जनरेशंस तक इसने डिवाइड किया। बोर्ड को तो बेटा क्या ही बताऊं यार, बहुत जनरेशन तक इसने बेटा कॉलोनी को, मैंने इधर नहीं लिखते, इसके जैसी इसको ऊपर लिखते हैं, रिप्रोड्यूसेस फॉर मेनी जनरेशंस। हो सकता है बेटा, पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेशंस हो गए हो इन कई जनरेशन में, जब इन कॉलोनी ने बेटा डिवाइड किया, रेप्लिकेट की, रिप्रोड्यूस किया, तो हो सकता है ना कि इनमें से किसी किसी के पास कुछ म्यूटेशंस आ गई हो। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना। बट अभी तुम्हें देख के पता चल सकता है, क्या तुम्हें देख के पता चल सकता है कि इनमें से किसी के पास हो सकता है कुछ म्यूटेशंस हो गई हो? क्या तुम देख के बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं पता है कि इनमें से हो सकता है ये दोनों में म्यूटेशंस हो गई है ना। ये मैं कह रही हूं आफ्टर मेनी जनरेशंस, आफ्टर मेनी जनरेशंस। अब देखो कैसे बेटा कंप्लीटली नई स्पीशीज बन सकती है, कैसे कंप्लीटली एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, अभी तुम ये देखोगे। मेनी जनरेशन के बाद बेटा क्या हुआ, बहुत जनरेशन के बाद हो सकता है कि कुछ म्यूटेशंस होगी हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि हो सकता है कि ये दो इंडिविजुअल्स बन गए हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कब, जब ये एक नए एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होंगे। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि एक नया एनवायरनमेंट मिला इनको जहां आपने एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कर दी।
अब ओरिजिनल पॉपुलेशन तो कैसी थी, एंटीबायोटिक सेंसिटिव थी। बाई चांस इसमें से कुछ बेटा इंडिविजुअल्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए। कैसे हो गए बेटा, क्योंकि इनमें म्यूटेशंस हो गई थी, क्योंकि इनमें म्यूटेशंस हो गई थी यार। लेकिन तुम्हें अभी तक नहीं पता चलेगा जब तक कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, जिस सिचुएशन में ऐसी परीक्षा नहीं होगी, जब तक ऐसी कोई टेस्ट नहीं होगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, ऐसा कोई स्थिति डेवलप नहीं होगी, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। जैसे इनको एक नया एनवायरनमेंट मिला ना बेटा, इस मीडियम में तुमने डाल दिया एंटीबायोटिक, इस मीडियम में तुमने डाल दिया एंटीबायोटिक। अब तुमने जो एंटीबायोटिक डाला, इससे बेटा सारे रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मर गई। सिर्फ कौन सरवाइव किए, जिनके पास वो वेरिएशंस थी, जिनके पास वो म्यूटेशंस थी। यस यस, हाँ, ये उसमें भी तुमने बेटा माइक्रो वाले एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा पढ़ा था तुमने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एनसीईआरटी ने बेटा क्या, देखो देखो, अब एनसीईआरटी ने क्या कहा है ना, इसको लेके इसके बारे में 2 लाइंस, उन 2 लाइंस को लिखेंगे। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये सारी बातें तुम्हें ऑलरेडी पता है। और मैंने क्या कहा कि ये क्या थे बेटा, अब आप मुझे बताओ, ओनली दी सर्वाइव, क्या आगे जाके ये कंप्लीटली बेटा न्यू स्पीशीज बना सकते हैं कि नहीं, कंप्लीटली नया जीन पूल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से तुम्हें अलग दिख रहा है? जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी कि नहीं? अब तुम उसी पॉपुलेशन को देखो और इस पॉपुलेशन को देखो, क्या एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई? बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई मैम, है ना, समझे ना? लेकिन ये बेटा म्यूटेशंस कब हुए, कैसे हुए, हो गए होंगे, और इनका एक्सप्रेशन तब हुआ जब एक नया एनवायरनमेंट आया। ठीक है ना? यस, थम्स अप दो। 2 लाइन हमें इसके बारे में लिखनी है, वो मैंने लिखी हुई है एनसीईआरटी की। डन हो गया है ना? इसके नीचे बेटा ये कंक्लूजन लिखो, ये कंक्लूजन लिखो इसके नीचे। क्या कंक्लूजन है देखो, pre-existing advantageous mutations when selected will form or result in new phenotype. Pre-existing, इसका क्या मतलब है समझ रहे हो? What is the meaning of pre-existing? Mutations पहले से थे। लेमार्क वाली कहानी थोड़ी है कि हम कोई नया कैरेक्टर तभी एक्वायर करते हैं जब एनवायरनमेंट हमें फोर्स करता है। म्यूटेशंस तो हो गए होंगे, जनरेशंस जब बन रही थी म्यूटेशंस हो गए होंगे। प्री एग्जिस्टिंग है, एडवांटेजियस क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, आपको एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रही है। बोल रहे प्री एडवांटेजियस म्यूटेशंस पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। व्हेन दे विल बी सिलेक्टेड दे विल रिजल्ट इन अ कंप्लीटली न्यू फिनोटाइप, कंप्लीटली न्यू स्पीशीज आपको दिखेगी ओवर अ फ्यू जनरेशन। म्यूटेशंस तब नहीं हुए जब आपने उन्हें एंटीबायोटिक दिया, म्यूटेशंस पहले से थे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने उन्हें एंटीबायोटिक से इंट्रोड्यूस कराया फिर जाके उनको ध्यान आया कि मैं अपने अंदर म्यूटेशंस कर लेता हूं। नहीं, म्यूटेशंस आर प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, एडवांटेजियस म्यूटेशंस, एंड इवेंचुअली दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और नया स्पीशीज बन गया, जीन पूल आपका चेंज हो गया, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड। इजी इजी, डन कर लिया तो एक थम्स अप दे दो बेटा, डन कर लिया तो एक थम्स अप दे दो। फिर क्या पढ़ेंगे, कुछ कुछ इसमें से एनसीईआरटी की लाइन में रीड करा दूंगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है बेटा? नेक्स्ट नंबर 4। अच्छा, नंबर 4 पहले नेचुरल सिलेक्शन लिख लो, क्योंकि तुमने ये ऑलरेडी किया हुआ है और इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख लो नेचुरल सिलेक्शन। आपने इनके बेटा एग्जाम्पल्स, आपने इनके टाइप सब पढ़े हुए हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो आप ऐसे लिख लो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड।
डार्विन की थ्योरी देखोगे तो आप खुद ही देख लोगे नेचुरल सिलेक्शन बेटा कैसे, या एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे बेटा नेचुरल सिलेक्शन जीन पूल को इंपैक्ट करता है, ठीक है ना। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन अगेन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वेरी गुड एग्जाम्पल। पहले एक पॉपुलेशन में काले वाले ज्यादा, या पहले व्हाइट वाले ज्यादा काले वाले कम, और आफ्टर अ वाइल काले वाले ज्यादा हो गए व्हाइट वाले कम। जिनके पास बेटा, जिन्होंने बेटर एडेप्टेशन शो की, बेटर बेटा एनवायरमेंट में जो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाए वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए, जो एडेप्टेशन अच्छी थी जिनके पास सर्वाइवेबिलिटी उनकी ज्यादा हो पाई, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, डार्विन फिंचर सभी एक्सप्लेन करूंगी, सब्र करो तुम, सब्र करो, ठीक है ना। नंबर 5 हम पढ़ते हैं बेटा, क्या इसे हमें एक्सप्लेन करना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 टाइप्स होते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। उसको हमें समझना है। पहले ड्रिफ्ट क्या होता है एक बारी समझते हैं। ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किया जाता है इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी पॉपुलेशन में ड्रिफ्ट आपको दिखता है बेटा, बड़ी पॉपुलेशन में इंपैक्ट पता नहीं चलता है ज्यादा। इन अ स्मॉल पॉपुलेशन रैंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रैंडम लॉस ऑफ अलील। रैंडम लॉस ऑफ अलील हो गया एक छोटी पॉपुलेशन में, रैंडम लॉस ऑफ अलील हो गया। अभी मैं समझाती हूं कैसे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाती हूं। रैंडम लॉस हो गया, मान लो बेटा मिट्योराइट आके गिर गया, मिट्योराइट आके गिर गया किसी जगह पे बेटा, तो रैंडम कुछ पॉपुलेशन बेटा मर गई। चींटियां थी बेटा, हरे रंग की चींटियां थी, लाल रंग की चींटियां थी, एलिफेंट आया, एलिफेंट ने बेटा पैर रखा, लाल वाली मर गई, रैंडम लॉस हो गया ना, ऐसा कोई कारण नहीं है। या फिर बेटा हवा आई, आधी चींटियों को कहीं बेटा उड़ा के लेके चली गई, समझ रहे हो ना, रैंडम लॉस ऑफ अलील। या फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, जगह अलग हो गई, एरिया जिस जगह पे रह रहे थे मान लो वो एरिया ही अलग हो गया, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई। या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या ह्यूमन हंटिंग हो गया, चीता को बेटा हमने इतना मारा कि आज चीता की पॉपुलेशन देखो कितनी कम हो गई, रैंडम है ना, आपने ऐसा कुछ थोड़ी देखा, आपने चीता की बड़ी पॉपुलेशन में हंटिंग कर दी, रैंडम लॉस हो गया। रैंडम लॉस अगर किसी पॉपुलेशन से किसी जीन का होता है, एलील का होता है, दैट इज बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अरे तुमने बेटा 10th में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम्हें नहीं पता चींटियों वाला, तुम कह रहे हो हरे रंग की चींटी, अरे भाई ये एग्जाम्पल है, पता नहीं तुमने ये एग्जाम्पल पढ़ा है कि नहीं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये कि एलिफेंट का फुट गिरता है तो कुछ चींटियां बेटा मर जाती हैं, सच में। अरे यार कैसी बात कर रहे हो। चलो, रैंडम लॉस ऑफ अलील, ठीक है ना, मे बी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन यानी कि ह्यूमन एक्शन, हाँ, डिलीटेड सिलेबस, तुम तो यार उठो उसके ऊपर। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, नेचुरल कैलामिटी या जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया यार, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, एरिया अलग हो गए भाइयों और बहनों, एरिया सेपरेट, इसे आप कहते हैं बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे मैं समझाती हूं, पर हम ना क्या करते हैं, 2 प्रकार के ड्रिफ्ट होते हैं, 2 प्रकार से रैंडम लॉस होता है, एक जिसे फाउंडर्स पॉपुलेशन कहते हैं और एक जिसे बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। 2 प्रकार के जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं। तो मैं एक काम करती हूं, इन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूं। देयर आर 2 टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट्स बेटा, 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, 2 प्रकार के जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं मेरे प्यारे सपोलो। एक होता है जिसे हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट,
एक होता है जिसे कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, इसी में एग्जाम्पल से समझा दूंगी अभी मैं, ठीक है ना। और एक होता है जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है ना। डन डन। अच्छा जोया लेडी बग बताया हुआ था क्या? हाँ वही बात है ना, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। डन 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 हो जाए तो बताना मेरे प्यारे सपोलो। लव यू टू लव यू टू लव यू टू। बच्चों फाउंडर्स इफेक्ट करें, बिल्कुल फाउंडर्स का मतलब फाउंडर से ही है। फाउंडर कौन होता है? खोज करता है जो, जैसे फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, वैसे ही फाउंडर, ये सच में बेटा वैसा ही है। अभी देखो तुम समझो, समझो मेरी बात को बेटा। फाउंडर का मतलब यहाँ पे भी वही है, एक नई पॉपुलेशन की खोज करेगा ये फाउंडर्स इफेक्ट में। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही इसे समझाती हूं, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही इसे समझाती हूं, ठीक है ना। मैं डार्विन फिंच वाला एग्जाम्पल ना तुम्हें एडेप्टिव रेडिएशन में समझाऊंगी, यहां पे भी मैं बता दूंगी। पहले मैं कुछ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूं। मान लो बेटा कि ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, एक छोटी सी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में क्या है ना बेटा, लिजर्ड रहते हैं। कौन रहता है? लिजर्ड। पर मैं लिजर्ड को लिजर्ड जैसा नहीं बनाऊंगी, मैं लिजर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करती हूं। मैं यहां लिजर्ड को डॉट से, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। एक पॉपुलेशन है जिसमें नीली आंख वाले लोग हैं और ब्राउन आंख वाले लोग हैं। एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें लाल बाल वाले लोग हैं और काले बाल वाले लोग हैं। कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हैं। आपको अगर फाउंडर्स इफेक्ट समझना है, आप कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। तो मैं तुम्हें समझा रही हूं कि ये एक पॉपुलेशन है, ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इसमें हमारी बेटा क्या है? लिजर्ड, लिजर्ड रह रही है। चलो लिजर्ड की जगह ना मैं तुम्हें समझाती हूं, इससे क्या बोलते हैं, बर्ड। क्योंकि डार्विन फिंच का भी एग्जाम्पल ऐसे ही था। डार्विन फिंचेस जो आप पढ़ोगे ना, डार्विन फिंचेस का भी एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, जो मैं एडेप्टिव रेडिएशन में भी तुम्हें पढ़ाऊंगी। मान लो यहां पे एक ओरिजिनल, मतलब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। बेसिकली ये क्या है? ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है बेटा बर्ड्स की, ठीक है ना। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब हुआ क्या बेटा, रैंडमली इस पॉपुलेशन में से क्या हुआ ना, रैंडमली बेटा क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में से बेटा क्या हुआ, कुछ इंडिविजुअल्स मूव करके एक नई जगह पे आ गई। उन्होंने बोला कि यार, मान लो कि ये इंडिविजुअल्स थे यार, ये इंडिविजुअल्स, इन्होंने कहा यार हमारे साथ ना बड़ा भेदभाव हो रहा है, हमें ये लोग ना ज्यादा भाव नहीं दे रहे, बड़े सेल्फिश लोग हैं, ठीक है ना, हमारे साथ ना ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये पिंक वाले इंडिविजुअल्स थे। इन्होंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, यहाँ तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, हम क्या करते हैं, हम नई जगह मूव करके चले जाते हैं। इन्होंने क्या सोचा कि हम नई जगह मूव करके चले जाते हैं। कहा कि यार हम अपनी दुनिया बसाएंगे, हम एक नई जगह पे मूव करके जाते हैं और अपनी खुद की पॉपुलेशन बनाते हैं। रैंडम हुआ कि कुछ पॉपुलेशन बेटा, अब उसमें हो सकता है बेटा इनके साथ साथ दो चार सफेद वाले भी आ गए, मतलब जो ये वाली पॉपुलेशन थी, हो सकता है ये सेल्फिश वाली जो पॉपुलेशन थी, इस सेल्फिश में से भी बेटा दो चार इंडिविजुअल्स हो सकता है मूव करके आ गए। तो मैंने क्या कहा, ये सारे इंडिविजुअल्स फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या किए, मूव करके एक नए एरिया में आए। क्या किया इन्होंने? मूव करके एक नए एरिया में आए। इन्होंने कहा कि अब हम अपनी खुद की बेटा, इसमें से एक लीडर था जो कह रहा था कि भैया अब इन्होंने जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, अब हम वहां एक मिनट भी नहीं रह सकते, अब हम नई जगह आएंगे। एक लीडर था इनमें, ठीक है ना।
तो ये सारे पिंक वाले जो हैं बेटा इधर आ गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, साथ में थोड़े से व्हाइट वाले आ गए। पहले मुझे बताओ, ऑफ कोर्स बेटा जब ये नई जगह पे आएंगे इसका जीन पूल अफेक्ट होगा या नहीं, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि दिस अफेक्ट्स द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, है ना, है ना। एक्चुअल में बेटा माइग्रेशन जो होता है ना वो रैंडम लॉस नहीं होता है। माइग्रेशन इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बट दैट्स नॉट रैंडम, ठीक है ना। ये तो मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूं ऐसे, रैंडम माइग्रेशन इज यूजुअली विद अ पर्पस, ठीक है ना। अभी देखो सुनो, अभी सुनो, अच्छा 7 हो गया 8 हो गया कोई बात नहीं, अभी सुनो हुआ क्या, ये इंडिविजुअल मूव करके नई जगह पे आ गए। अब जो नए मेंबर्स बेटा जो यहां आए, जो यहां आए, ये पिंक वाले बेटा लीडर बन रहे थे यहाँ पे तो वो लीडर बन नहीं पा रहे थे क्योंकि ये सारे बेटा डोमिनेट कर रहे थे, ये उतना डोमिनेट कर नहीं पा रहे थे, तो ये मूव करके नई जगह आ गए। अलोंग विद देम बेटा थोड़े व्हाइट वाले मेंबर्स भी यहाँ आ गए। अब मैं कह रही हूं कि यहाँ ये बंदा जो है यहाँ का लीडर है, अभी अपने रूल्स बना रहा है, अपने रूल्स बना रहे हैं, अपने बंदों को ज्यादा फेवर कर रहा है, और जब ये बेटा आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपनी इनकी एक नई पॉपुलेशन बनेगी। जो इंडिविजुअल्स यहां मूव करके आए ना बेटा, ये इंडिविजुअल्स कहलाते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन। क्या कहलाते हैं? फाउंडर्स पॉपुलेशन। मैं तुम्हें अभी रियल एग्जांपल से समझाऊंगी, डार्विन फिंच के रियल एग्जांपल से समझाऊंगी। अभी देखना, इसे क्या बोला मैंने बेटा, इसे मैंने बोला फाउंडर्स पॉपुलेशन, जो मूव करके some individuals randomly move to a new area। मैं कह रही हूं ये सेल्फिश वाले लोग थे, सेल्फिश थे थोड़े, इसीलिए बेटा सेल्फिश पीपल थे, इन्होंने कहा कि हम इनको छोड़ देते हैं और नई जगह पे अपनी दुनिया बसाते हैं। ये फाउंडर्स पॉपुलेशन क्यों है? आगे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये फाउंडर्स पॉपुलेशन है जो आगे जाके नई स्पीशीज बनाएंगे। जब बेटा ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो तुम्हें अब यहां से देखो कितनी बेटा डिफरेंट पॉपुलेशन दिखेगी, हाँ या ना मुझे बताओ बेटा। भले ये हाइपोथेटिकल मैं तुम्हें बता रही हूं बट तुम समझ पा रहे हो? अब तुम देखो यहां सारे मेंबर्स ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं, हो सकता है यहां कुछ मेंबर्स ऐसे दिखेंगे। क्या एक कंप्लीटली न्यू पॉपुलेशन बनी? एनसीईआरटी कहती है फाउंडर्स पॉपुलेशन बेटा एक कंप्लीटली न्यू स्पीशीज भी बना सकती है, कंप्लीट न्यू स्पीशीज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? हाँ, सेल्फिश पीपल मतलब सेल्फिश बर्ड, हाँ वही कौन सा एग्जाम्पल लिया था ये भूल गई मैं, आप मुझे बताओ ना बेटा। अब यहां पे तो ये बेटा, अब यहां पे तो ये डोमिनेट करेंगे ना क्योंकि इनके मेंबर ज्यादा हैं। जब ये डोमिनेट करेंगे तो ओवर जनरेशंस तुम्हें ऐसा दिखेगा, ओवर जनरेशन तुम्हें एक न्यू पॉपुलेशन दिख रही है, एक कंप्लीटली न्यू पॉपुलेशन दिख रही है। किसने इस न्यू पॉपुलेशन को बनाया बेटा? इस न्यू पॉपुलेशन को बनाया इस फाउंडर्स पॉपुलेशन ने। पूछा जाता है व्हाट इज द फाउंडर्स पॉपुलेशन? फाउंडर्स पॉपुलेशन वो होती है जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से मूव करके किसी नए एरिया में आई होती है, जो आगे जाके एक नई स्पीशीज भी बना सकती है। फाउंडर्स पॉपुलेशन कैन फॉर्म न्यू स्पीशीज। अब मैं तुम्हें रियल एग्जांपल बताऊं, अगर डार्विन फिंच, जो तुम्हें मैं अडैप्टिव रेडिएशन में भी बताऊंगी, एक ओरिजिनल बर्ड थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी चिड़िया की जो सीड खाती थी, तो उसकी बीक जो थी सीड खाने के लिए बनी थी बेटा, उसकी बीक जो थी वो सीड खाने के लिए बनी थी बेटा, राइट। वो रह रहे थे मेनलैंड में, साउथ अमेरिका में वो रह रहे थे। अब उसमें से बेटा रैंडमली कुछ चिड़ियाएं क्या करा उन्होंने, उड़ के आ गई एक नई जगह पे। उन्होंने कहा हम तो भैया वहां पे अब हमें सही नहीं लग रहा है, खाना पानी कम मिल रहा है, सब लड़ मर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना एक नई जगह पे आते हैं। ये आते हैं गैलापागोस आइलैंड में।
डार्विन अपनी शिप लेके HMS बीगल से कहां गए थे? गैलापागोस आइलैंड में। वहां के फ्लोरा और फौना को ऑब्जर्व किया था, याद है जब उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की वो थ्योरी दी थी। तो डार्विन फिंच ओरिजिनल बर्ड थी, अगर तुम उसकी चोंच को देखोगे तो उसकी चोंच ऐसी थी जो सीड खाने के लिए बनी थी। स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटे काले रंग की बर्ड। ये मूव करके कहां आए बेटा? जैसे तुम इसी का एग्जांपल देखो, वो मूव करके कहां आए? एक नई जगह पे, नई जियोग्राफी में आए, नए आइलैंड में आए। कहां? गैलापागोस आइलैंड में। कहां आए वो? गैलापागोस आइलैंड में। वो जो मेंबर्स आए ना ओरिजिनल पॉपुलेशन से, वो थे फाउंडर्स पॉपुलेशन। अब तुम्हें पता है क्या किया उन्होंने वहां? उस एक ही जियोग्राफी में, एक ही जगह पे अलग अलग मतलब उस एक ही मतलब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करके उन्होंने क्या किया बेटा? कहा कि आपस में एक काम करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं। आप देखोगे डार्विन ने जो ऑब्जर्वेशन की थी कि ऑलमोस्ट एक जैसी दिख रही है छोटी काले रंग की बर्ड, बट इनकी बीक बड़ी मॉडिफाइड है। सबकी बीक अगर देखोगे तो अलग है, मतलब सिमिलैरिटी भी और डिफरेंसेस भी हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो जो ओरिजिनल फाउंडर्स पॉपुलेशन आई ना बेटा, कुछ उनमें से थी जो जिनकी बीक तुम देखोगे बड़ी स्ट्रांग थी। तो जिनकी बीक स्ट्रांग थी, मान लो वो बेटा इंसेक्ट खाने लग गए। किसी की बीक जो है बहुत पैनी थी, बहुत लंबी। ओवर ईयर्स हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, एक बार में नहीं हुआ है, कई सालों में ऐसा हुआ है कि कुछ इंसेक्ट खाने लग गई, कुछ कैक्टस खाने लग गई, कुछ पोलन खाने लग गई, कुछ नेक्टर खाने लग गई। सबने बेटा क्या किया ना, अपना अपना खाना चुन लिया। उस एरिया में अलग अलग जगह पे सबने अपना अपना खाना सिलेक्ट कर लिया, कोई किसी से लड़ेंगी नहीं। तो जैसा वो खाना खाती थी ना, उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक जो है मॉडिफाई होती गई। एक बार में थोड़ी मॉडिफाई हुई, पहले तो सबकी चोंच एक ही थी ना, सब वही थी जो इंसेक्ट सीड खाने वाली थी। जब वो नई जगह पे आई ना, तो कोई बेटा जाके एक जगह पे किसी को बेटा इंसेक्ट्स मिल गए, किसी को कैक्टस मिल गया, किसी को दूसरे फ्रूट्स मिल गए, किसी को पोलन मिल गया, किसी को नेक्टर मिल गया। ओवर ईयर्स वो वही खाती रही, तो उनकी बीक में भी बेटा मॉडिफिकेशन होता गया। कंप्लीटली न्यू स्पीशीज का बनना आप देख पाते हो इन बेटा फाउंडर्स इफेक्ट। क्या समझे आप? यस यस। लेकिन बेटा ये जो डार्विन फिंच लिखवा दूं क्या? लिखवाई दूं क्या? वैसे इसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। उसमें क्या बोलते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस, इसके बारे में मैं लिख देती हूं ताकि आपको ये फाउंडर्स इफेक्ट समझ में आए। देयर इज अ ओरिजिनल पॉपुलेशन, देयर इज एन ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो मेन पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ सीड ईटिंग बर्ड। पूछते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या खाती थी? ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या खाती थी ये पूछते हैं बेटा। सीड ईटिंग थी वो, सीड ईटिंग बर्ड लिविंग इन मेनलैंड, लिविंग इन मेनलैंड, मेनलैंड में रहती थी। मेनलैंड का मतलब है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। मेनलैंड साउथ अमेरिका। Some of these members moved to Galapagos Island। इसीलिए उन्होंने वो देख के हैरान हो गए कि उस गैलापागोस आइलैंड में वही छोटी काली जो बर्ड है, उनमें कितनी वेरिएशंस आ गई हैं, उनकी चोंच में कितनी वेरिएशंस आ गई हैं। तो उन्होंने स्टडी किया तो पता चला ये इनके एंसेस्ट्री जो थी वो कॉमन थी। मूव टू गैलापागोस आइलैंड। ये एक्चुअल में 20-22 आइलैंड से बेटा, गैलापागोस आइलैंड। अब ये जो मूव करके आई, दीज आर नोन एज फाउंडर्स पॉपुलेशन। जो मूव करके आई, जो आगे जाके बेटा नई पॉपुलेशन को बनाएंगी, इन्हीं को तो आप फाउंडर्स पॉपुलेशन कहते हैं कि नहीं? फाउंडर्स पॉपुलेशन कहते हैं। अब बेटा जिस जगह पे वो आई, जैसा खाना उन्होंने खाया, उसके अकॉर्डिंग उनके बीक में मॉडिफिकेशन हो गई। कोई नेक्टर ईटिंग, कोई इंसेक्ट ईटिंग, कोई फ्रूट ईटिंग, कोई कैक्टस ईटिंग, कोई पोलन ईटिंग, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। कंप्लीटली न्यू स्पीशीज कैन बी फॉर्म्ड। डन?
क्लियर है ना ये? नेक्स्ट पेज में लिखूंगी बेटा, आपने यहां तक कर लिया हो तो मुझे एक थम्स अप दे देना। अब यहां पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां हम बेटा सिर्फ क्या करेंगे, एग्जाम्पल को लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन तो हमने यही कर लिया है ना। आगे हम लिखेंगे एज पर देयर फीडिंग हैबिट्स their beak modified with time. Some became insect eating, some cactus eating, nectar eating, fruit eating, etc. ये एक तरीके का ड्रिफ्ट है, एक तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट है जिससे कि आपकी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, रैंडम मूवमेंट हुई। एक ड्रिफ्ट होता है जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, एक ड्रिफ्ट होता है बेटा जिसे कहा जाता है बॉटल नेक इफेक्ट। जैसा इसका नाम है ना वैसे ही इसकी डेफिनेशन भी है। देखो, बॉटल नेक इफेक्ट भी एक तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट है, बट बेटा बाई चांस हो रहा है ना, बाई चांस हो रहा है, बाई चांस रैंडम लॉस ऑफ जीन्स हो रहे हैं। अगर तुम नेचुरल सिलेक्शन को देखोगे तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, बाई चांस नहीं होता है नेचुरल सिलेक्शन। जैसे नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल सोच के देखो, दोनों तरीके की मौत थी, बाई चांस ऐसा थोड़ी हुआ कि अचानक से काली वाली गायब हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसके अंदर अच्छी वेरिएशंस थी, एडवांटेजियस वेरिएशंस थी, जो अपने आप को बचा पाया वो सर्वाइव कर गया, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे ऐसा नहीं होता कि नई पॉपुलेशन कैसे बनी, नई पॉपुलेशन वो नई जगह पे गए, रैंडम मूवमेंट हुई, जैसा खाना उन्होंने खाया उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हुई और रैंडमली उसमें से मूव करके आए। ऐसा थोड़ी था कि उनमें से हम डिसाइड करके बैठे थे कि यही वाले इंडिविजुअल्स मूव करके आएंगे, ऐसा कोई डिसाइडेड तो था नहीं बेटा कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में से डिसाइडेड है कि यार यही मेंबर्स मूव करके आएंगे, रैंडम है। बॉटल नेक इफेक्ट जैसे कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से, जैसे कि एक चीता की पॉपुलेशन है, मान लो एक बॉटल बनाती हूं, अब ये बॉटल तुम सीधा भी बना सकते हो, ये बॉटल तुम ऐसे लेटा हुआ भी बना सकते हो। एक बॉटल है, बॉटल की ये नेक है मान लो, बॉटल की ये नेक है मान लो, यस। अब मैं कह रही हूं कि यहां हमारे पास ना पहले ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जिसमें हमारे पास बहुत सारे चीता थे, बहुत सारे चीता थे। अब चीता की क्वालिटी कुछ भी हो सकती है बेटा, हमें नहीं पता कौन से चीता तेज दौड़ता है, कौन सा धीरे दौड़ता है, कौन से के पास डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स है, हमें नहीं पता है, ठीक है ना। मैं तुम्हें समझाने के लिए अभी बता रही हूं कि समझो कि हमारे पास ओरिजिनल चीता पॉपुलेशन है, ह्यूमन हंटिंग किया हमने थोड़ी देखा कि किसके पास कौन सी क्वालिटी थी। ये बॉटल भरी हुई है, ऐसा मान लो कि ये बॉटल भरी हुई है, ठीक है ना, बॉटल भरी हुई है ना, अभी ऐसा लग रहा है, मतलब इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है, एक बॉटल भरी हुई है पॉपुलेशन से, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है हमारी बहुत ज्यादा है, ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। सोचो इसमें कितनी वेरिएशंस है, मेंबर्स में आपस में कितनी वेरिएशंस होंगी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना। ओरिजिनल पॉपुलेशन अपीयर्स
to fill the complete bottle, appears to fill the complete bottle. लेकिन फिर क्या हुआ? ह्यूमन हंटिंग हुआ जैसे ही रैंडम लॉस ऑफ जीन हुआ बेटा. फॉर एग्जाम्पल, यस, हमने क्या किया बेटा? हंटिंग. हमने क्या किया? एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग. जीन का लॉस होगा. एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग. एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग किया. मान लो से फॉर एग्जाम्पल बेटा, से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पिंक कलर से बनाए हुए हैं ये मेंबर्स, मान लो चीता की वो पॉपुलेशन है जिनके पास कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन है. हाई समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूं. मान लो कि डिफरेंस कर पाओगे ना कि पिंक वाले जो मैंने बनाए हैं, मान लो कि वो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है उनके पास कोई. इन चीता के मेंबर्स में ये वाली पॉपुलेशन है जिनके पास डिजीज रेजिस्टेंट जीन है. हमने इनकी इतनी हंटिंग की कि अब तुम्हें पॉपुलेशन पता है कैसा दिख रहा है? अब तुम्हें पॉपुलेशन सिर्फ इतनी बची हुई दिख रही है बेटा, सिर्फ इतनी. पहले पूरी बॉटल भरी हुई थी, अब तुम्हें ये पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ इतने ही मेंबर्स नजर आ रहे हैं. पहले का जीन पूल और अब का जीन पूल देखो कितना डिफरेंट है. पहले का जीन पूल और अब का जीन पूल देखो कितना डिफरेंट है. समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ इतना नेक के साइज जितने इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, अब लग रहा है मानो केवल बॉटल की नेक के साइज जितने ही इंडिविजुअल्स बचे. ओनली इंडिविजुअल्स filling the neck of the bottle. Neck of the bottle are left. समझ रहे हो मेरी बात? यस, समझ रहे हो? तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशन थी आपको पता है? अगर इनको भी, इस चीता की पॉपुलेशन को अगर तुमने सेफ नहीं रखा, कैप्टिविटी में नहीं रखा, तो ये भी लॉस हो जाएंगे, कंप्लीटली गायब हो जाएंगे. लेकिन अगर तुमने इनका ध्यान रखा, कैप्टिविटी में रखा, कोई और इनको ना हंट कर दे, इनको बचाया हंटिंग से, बीमारी ना लगे, खाना पीना ठीक से दो, तो ये वापस से बेटा फिर से ऐसे बन सकते हैं, वापस से ऐसे बन सकते हैं. समझ रहे हो? यस. बट फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि बॉटल नेक इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि एक ऐसा रैंडम लॉस ऑफ जीन है जो कि ऐसा लग रहा है कि पहले तो बॉटल भरी हुई थी पॉपुलेशन से, अब सिर्फ बेटा नेक मात्र की पॉपुलेशन बची हुई है. समझ रहे हो? तो हम कह रहे हैं बॉटल नेक इफेक्ट में इनिशियल पॉपुलेशन was filling the complete bottle, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऐसे. बट ड्यू टू हंटिंग only a few left, size of the neck, random loss of gene. थोड़ा सा एनसीईआरटी से इसको पढ़ा देती हूँ बेटा, ठीक है ना? थोड़ा सा एनसीईआरटी से इसे पढ़ा देती हूँ. पहले मुझे एक थम्स अप दे दो बेटा, पहले मुझे एक थम्स अप दे दो अगर यहां तक कोई दुखद समस्या नहीं है. बेटा लेक्चर पे ध्यान दो, हटाओ बेटा हटाओ. अब 2 क्लासेस बची है बेटा, खुश रहो बेटा, पढ़ाई करो. हटाओ, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, आपने कुछ देखा होगा शायद. हटाओ यार, इट्स ओके, फोकस ऑन द लेक्चर. वही आपकी बेटा जीत है. एक बार एनसीईआरटी को रीड करें और देखें. बेटा आपको समझ में तो आया ना? दोनों ही एक प्रकार का लॉस ऑफ जीन्स है.
लेकिन होने का तरीका अलग अलग है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है जो बॉटल की शेप ले रही है पॉपुलेशन, है ना, और दोनों ही रैंडम लॉस ऑफ जीन्स है। इट्स नॉट लाइक नेचुरल सिलेक्शन कि हम ना इन्हीं को फेवर करेंगे, फिक्स है कि हम इन्हीं यही सिलेक्ट होंगे, नहीं, ये रैंडम लॉस ऑफ जीन्स है, ठीक है ना। यस, थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। न्यू एनसीईआरटी को एक बारी देखो बेटा, अगली 2 क्लासेस लास्ट क्लास होगी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारा अगली क्लास में कवर हो जाएगा। अगर ह्यूमन एवोल्यूशन बचा रहा तो वो हम लास्ट क्लास में अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स लास्ट लेक्चर्स, अगला वीक लास्ट वीक, ठीक है ना, लास्ट वीक फॉर 12th, लास्ट वीक फॉर 12th। देखो, इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस. This frequency is supposed to remain remain fixed and same generations through generations. Hardy-Weinberg principle stated it using algebraic equation. बोला कि आप किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और बोला कि ये फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन सेम या कांस्टेंट थ्रू जनरेशंस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ने इसी चीज को एल्जेब्राइक इक्वेशन से P + Q = 1 से समझाया. This principle says that allelic frequency in a population are stable and constant generation after generation. बोला कि कांस्टेंट रहेगी. The gene pool means the total genes and alleles in a population, sum total of all the genes and alleles. बोला it remains constant. This is called genetic equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब है जीन फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट है, और उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आगे दिया है. सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1, P + Q = 1. यहां बेटा इस चीज को आप खुद से पढ़ सकते हो. इन्होंने वही वाली चीज बोली है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन एक लाइन इसमें से बेटा आगे तुम यहां पे ये देखोगे, डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. अच्छा, व्हेन द यहां से एक मिनट. When the frequency measured differs from the expected value, the difference indicate the extent of evolutionary change. जब आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो आप वैल्यूज को देख के बता सकते हो कि किस, आपने पूछा था ना सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो आपको ये पता चलेगा किस हद तक बेटा चेंजेस हुए हैं, कितना इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, क्या एक्सटेंट है एवोल्यूशनरी चेंज का, वो तुम डेटा देख के पता लगा सकते हो. ठीक है ना. फिर बोला डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन. बोला कि अगर आपको चेंज दिख रहा है फ्रीक्वेंसी में, अलील्स की फ्रीक्वेंसी में एक पॉपुलेशन में, इट वुड बी देन इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन. ऑफ कोर्स अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है, ये 2015-16 का ये है स्क्रीनशॉट, 136 पेज नंबर. 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. बोला 5 ऐसे फैक्टर्स है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो अभी पढ़ा है ना उसी को एनसीईआरटी से एक बारी देख लो यार, है ना, काम ही आएगा बेटा. These factors are gene migration या gene flow. यहां तो लिखा हुआ है और जीन फ्लो, बट नीचे तुम देखोगे लिखा हुआ है कि एक पॉपुलेशन में मल्टीपल टाइम्स जब जीन की मूवमेंट हो रही है, माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो उसे आप जीन फ्लो कहते हैं. जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies changes in the original as well as the new population. बोला कि जब कोई भी पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स, सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके नई जगह पे जाते हैं, तो जहां से गए उसकी भी पॉपुलेशन को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, जहां गए उसकी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. न्यू जीन्स और अलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दे आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन. कैसे हुआ ये? जो नई पॉपुलेशन थी उसमें नए इंडिविजुअल्स ऐड हो गए तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई. जो पुरानी पॉपुलेशन थी वहां से जीन का लॉस हो गया तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. Such important line देखो, छोटी छोटी लाइन एनसीईआरटी की. बोला कि अगर ऐसा ही जीन फ्लो, अगर ऐसा ही माइग्रेशन मल्टीपल टाइम हुआ, इसे जीन फ्लो कहते हैं. there would be a gene flow if migration happens multiple times. अगर ये सेम चीज बाई चांस होती है, अभी आपने पूछा था ना माइग्रेशन और इसमें डिफरेंस क्या है. माइग्रेशन इज नॉट बाई चांस.
माइग्रेशन बाई चांस नहीं होता है, पर ड्रिफ्ट बाई चांस होता है, रैंडम होता है. If beta the same thing happens by chance, it is called as genetic drift. Sometimes the change in allelic frequency is so different from the new sample of population that they become a completely new species. बोला कई बार ये ड्रिफ्ट में इस तरीके से मूवमेंट होती है कि कंप्लीटली एक न्यू स्पीशीज ही बन जाती है. The original drifted population becomes founder and the effect is called as founders. यार एक बात बताओ, न्यू एनसीईआरटी में बॉटलनेक इफेक्ट नहीं दिया हुआ है क्या? ये मैं पुरानी एनसीईआरटी रीड कर रही हूं, बट अच्छा है हमने दोनों पढ़े हैं, यहां से फाउंडर्स इफेक्ट बताया हुआ है. द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर. जो ड्रिफ्ट करके गए वो फाउंडर्स बन गए, और जो इफेक्ट है उसे फाउंडर्स इफेक्ट बोला. ये इन्होंने एक टाइप के ड्रिफ्ट को बताया हुआ है, बट दो तरीके से ड्रिफ्ट होती है, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट. हमने दोनों पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये म्यूटेशंस को देखो एक्सप्लेन किया है. माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस when selected will result in observation of new phenotypes over few generation. This will result in speciation. What is the meaning of speciation? Speciation means formation of new species. Formation of new species का मतलब होता है speciation. माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट ये दिखा रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस अगर इनको हम सिलेक्ट कर लें तो कुछ जनरेशन में आपको कंप्लीटली न्यू स्पीशीज देखने को मिल सकती है. लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट हमने बेटा एक्सप्लेन करके आप ना एनसीईआरटी से हमेशा इसको मैच कर सकते हो. वैसे मैंने जो आपको माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट पढ़ाया एज सच कुछ बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं बेटा कि हम याद नहीं रख पाएंगे, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो. लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट आपने सेम एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर प्री एडवांटेजियस एग्जिस्टिंग म्यूटेशंस रहेंगी तो वो क्या करेंगे, कंप्लीटली न्यू स्पीशीज बना सकती है कुछ जनरेशन के अंदर, यानी कि वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकती हैं. फिर आगे इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया हुआ है. बोला नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस लीव अ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी. जिनके पास बेटा अच्छी एडवांटेजियस वेरिएशंस है, हेरिटेबल वेरिएशंस आर हेरिटेबल, हमने पढ़ा था, नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी, वो बेटर सर्वाइव करेंगे, ज्यादा प्रोजेनी छोड़ेंगे, नेचुरली सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है ना. यहां नेचुरल सिलेक्शन में डायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. बाकी आप पढ़ सकते हो, एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है. आज हम एडेप्टिव रेडिएशन शुरू नहीं कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, हम एडेप्टिव रेडिएशन अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे. कोई दुख दर्द समस्या है बेटा? क्या आप लोग को हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ में आया? मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो बेटा, हाँ या ना? 2 क्लासेस और बेटा, कुछ इसमें से एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोगों को होमवर्क भी दूंगी, जो सेम टू सेम हम एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे वापस से बेटा रीड करने का मतलब नहीं है जो हम एनसीईआरटी की लाइंस लिख रहे हैं, ठीक है ना. तो आज के लिए बस इतना ही. समझ में आया पक्का? थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग आप करना. अगली क्लास में बेटा हमें ना कुछ डेटाबेस में, पहले आपको बता के जा रही हूं, हम एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद ना हमें काफी सारी ना डेटाबेस चीजें लिखनी है, ठीक है ना, कि कितने साल पहले कौन आया, 350 मिलियन ईयर्स कौन पहले आए, फिर 500 मिलियन ईयर्स पहले कौन आए, 65 मिलियन ईयर्स अगो कौन आया. तो कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें एनसीईआरटी की, और कुछ कुछ फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी के कि टाइम पीरियड को आपने कैसे डिवाइड किया हुआ है. तो अगली क्लास में थोड़ा लिखने वाला है, बट बेटा ये चैप्टर है ही ऐसा, इसमें आप ऐसे क्रिब नहीं कर सकते कि कितना लिखना पड़ रहा है. लिखना तो पड़ेगा, या तो बेटा मैं सिर्फ सिंपली एनसीईआरटी से करा दूं, है ना, वैसे नहीं चलेगा. तो अगली क्लास में थोड़ा बहुत लिखना पड़ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर होके आना. सो वी हैव 2 क्लासेस लेफ्ट. आपने शेड्यूल चेक किया है? वैसे तो हमें लक्ष्य में बेटा 28 नवंबर तक की डेट्स मिली थी, तो आई थिंक हम 28 नवंबर तक ही, अगले 28 नवंबर से पहले हो जाएंगी कि ये 2 क्लासेस, ठीक है ना. अगर तुमने जूलॉजी का प्लानर देखा हो तो हमने एकदम बेटा वी वर फॉलोइंग द प्लानर वेरी वेरी रिलीजियसली, वेरी वेरी नाइसली. अच्छी बात है, कोई भागने वाली बात थोड़ी थी कि कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ ना, खत्म करा दो खत्म करा दो खत्म करा दो. अगर खत्म ही करना है बेटा, पुराने लेक्चर्स देख ले, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना. तो खत्म कराने वाली बात नहीं है. हर चीज को बेटा जो चैप्टर जितना टाइम लेता है और जिसको जितना बेटा टाइम देना चाहिए, आपको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए. आपको टीचर्स को नहीं बताना है, आपको सिर्फ पढ़ना है. और अब तो बेटा 2 ही क्लास बची है, तो खत्म तो हो ही गया ना, खत्म तो होना ही होता है, सिलेबस तो खत्म होता ही है.
ऐसा थोड़ी है। और टाइमली खत्म होता है, जो आपको शेड्यूल दिया जाता है उसी के अनुसार खत्म होता है, बल्कि प्रायर खत्म हो जाता है। सो सिर्फ खत्म नहीं करना है बेटा, पढ़ाई करनी है। और लास्ट 2 क्लासेस होंगी अगले वीक। हमारा लक्ष्य का बैच बेटा 12th क्लास का वाइंड अप हो जाएगा, तो तैयार रहिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? यस हाँ, और 11th का जो रिवीजन है उसको कैसे प्लान करना है ना, ये लास्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना? ऑफ कोर्स बेटा 11th हम आपकी कैसे प्लान कर सकते हैं कि आपका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो, दैट वी विल सी। बट अभी आप उसका लोड मत लीजिए जो अभी हुआ ही नहीं है, जो अभी हुआ ही नहीं है उसका लोड मत लो। और ये बेटा 11th जो पूछते हैं ये वही बच्चे पूछते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि देयर विल बी अ प्लान दैट आई विल मेक फॉर यू ऑल, कि हम किस तरीके से तुम्हारी रिवीजन को कराएं कि तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो। अगर मान लो कि अब वो मैं तुम्हें अभी नहीं बोल रही ना बेटा, मुझे टाइम दो, लेट्स प्लान, जैसा भी प्लान होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बातें करने से अच्छा है मुझे ये बता दिया करो लेक्चर कैसा लगा, और हम बेटा मिलेंगे अब अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? लास्ट क्लास में करेंगे, लास्ट क्लास में। हाँ चलो, शर्म आती है बेटा थोड़ा सा ये बोलने से पहले कि 12th रिवीजन, थोड़ा सा शर्म भी किया करो बेटा, ठीक है ना? आपको अपने ऊपर थोड़ी सी बेटा ना, थोड़ा सा ये शर्म फील करनी चाहिए। बच्चा 12th खत्म कर नहीं रहा है और वो कह रहा है 12th का रिवीजन, कैसी पढ़ाई की है तुमने? तुम सिलेक्ट हो सकते हो ऐसे? मैम डांट देंगी तो बुरा लग जाएगा। अभी ये बोलने से पहले सोचा करो कि कैसी पढ़ाई की है तुमने थ्रू आउट द सेशन, कि 12th खत्म नहीं हुआ है, 11th रिवीजन करने का टाइम है, तो कह रहे हैं 12th रिवीजन करा दो। अरे भाई चलो, सॉन्ग सुनाते हैं आप लोगों को। सॉन्ग है ही नहीं मेरे पास बेटा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट वीक। बाय बाय, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू।